नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, स्कूल का नाम और रोल नंबर बताने की मांग की है। चुनावी हलफनामा दिखाकर तेजस्वी से सवाल पूछे हैं। जेडीयू के हमले पर आरजेडी कांग्रेस की सफाई सामने आई है। बिना मतलब सवाल उठाने का आरजेडी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर जो इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों से आ रही है, तेजस्वी यादव के शिक्षा के सवाल पर अब सियासत तेज हो गई है। लगातार जेडीयू तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहा है और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से स्कूल का नाम और रोल नंबर बताने की बात कही थी, उसके बाद जेडीयू ने अब स्कूल का नाम और रोल नंबर बताने की मांग की है कि तेजस्वी यादव बताएं कि वो किस सरकारी स्कूल में पढ़े थे, वो अपना रोल नंबर बताएं कि वो स्कूल में पढ़ने के दौरान उनका रोल नंबर क्या कुछ था। तो इन तमाम चीजों को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने इस पर सफाई दी है। कांग्रेस आरजेडी का कहना है कि बेकार की बातें उठा रहा है सत्ता पक्ष। में पढ़े हैं तो बताइए किस वर्ष पढ़े हैं, उसका रजिस्टर रोल नंबर बताइए, और साथ ही साथ चपरासी क्वार्टर में जन्म लिए। अब पहुंच गए कहां? एफिडेविट आपका है 208 कौटिल्य नगर। सच क्या है तेजस्वी यादव जी? आप धारा 420 के आरोपी हैं, इसलिए विधानसभा में स्पष्ट करिए और बोलिए कि हम 9 माह पास, हमारा नाम तेजस्वी यादव या तरुण यादव, ये दोनों में से तो खुलासा करना होगा। किस नाम से आपने स्कूल में नाम दर्ज कराया था, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। देखिए, अब तक लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के ऊपर में हर तरह के घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव जी ने खुद बता दिया है कि उनके नामांकन में भी एक बड़ा घोटाला हुआ है। सदन के अंदर वो कह रहे हैं कि वो शेषी सिंह के साथ दिल्ली के डीपीएस में पढ़े हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पहले परिवार के साथ बैठ के तय कर लें कि क्या बोलना है। क्या यह बताना है कि उनके लालू जी के परिवार के सदस्य सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, या फिर उन्हें यह बताना है कि उनके बच्चे डीपीएस में पढ़े हैं? उनका जन्म कहां हुआ था? तो चपरासी क्वार्टर में हुआ था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कई वर्षों तक वो अपने भाई के डेरा में ही रहा करते थे। और जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, शुरू के दिनों में वो सरकारी विद्यालय में ही नाम लिखाए थे बचपन में। और ये विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो ये गलत करता है। जो लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना चाहिए, एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए। तब एक दबाव स्वाभाविक है, सभी पार्टियों के नेताओं पर पड़ेगा। लेकिन बिहार विधानसभा या विधान परिषद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब न देकर व्यक्तिगत मामले उठाना, उस पर हंगामा करना, ये कहीं से भी उचित नहीं। और वहीं बिहार में इन दिनों रिचार्ज की राजनीति चरम पर है। कहीं तीखे सवाल हैं तो कहीं तीखे जवाब हैं। बुधवार को भी सदन में कुछ यही नजारा दिखा जब एमएलसी बनाने को लेकर तेजस्वी के तंज पर मुकेश सहनी ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे तो रिचार्ज के लिए झारखंड से भी फोन आ रहे हैं। जाहिर है इशारा लालू प्रसाद की तरफ था। अब इस पर सियासत और तेज हो गई है। बिहार का सियासी शह और मात। रिचार्ज कूपन पर सहनी का रिटर्न। तेजस्वी के साथ लालू पर तंज। मुकेश के वार पर आरजेडी का पलटवार। अरे भैया, अरे बैठिए। अरे अभी आपका तो पता नहीं। आपको मुकेश जी सुन लीजिए, आपको आप रिचार्ज कूपन, आपका फिर रिचार्ज हो पाएगा? तेजस्वी ने लगभग एक सप्ताह पहले मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन कहा था। बुधवार को बारी सहनी की थी और तेजस्वी को जवाब विधान परिषद में मिला। मुकेश सहनी ने तेजस्वी के साथ ही उनके पिता की ओर भी इशारा करते हुए तंज कसा
और इसमें साथ मिला सहयोगी जेडीयू का। टॉक टाइम उनका खत्म हो गया। अपने जब बोले तो उनके रह के अंदर आत्मा में टीस आ रहा है कि टॉक टाइम हमें तक खत्म हो गया। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने हमें पूछा कि शॉर्ट टाइम के लिए आपका रिचार्ज हुआ है। उनके तो हमेशा 5 साल के लिए टॉक टाइम उनका खत्म हो गया, ये उनको नहीं पता है। तो इसलिए वो भी आने वाले समय में देखिए आपकी समस्या कहाँ है ना, देखिए जहां तक रिचार्ज की बात है, अपनी बात तो देखिए रिचार्ज की बात है तो हमको तो झारखंड से फोन आ जाता है कि आइए और बढ़िया से रिचार्ज हम करते हैं और रखते हैं, लेकिन हम जहाँ है वहाँ संतुष्ट है, हम मजबूती से हैं। नहीं, झारखंड मेरे पास सब डिटेल है, अब झारखंड से कहाँ है वो नहीं बताना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। सियासत में वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। पहले तेजस्वी का तंज और फिर मंत्री मुकेश सहनी का लालू परिवार पर वार। अब अपने नेता पर टिप्पणी के बाद भला आरजेडी चुप कैसे रहता, तो सुबोध राय ने पलटवार किया और मुकेश सहनी की हैसियत नापी। झारखंड से फोन आते हैं तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते भाई? इतना बड़ी औकात नहीं हो गई आपकी, इतनी बड़ी औकात आपकी नहीं हो गई है झारखंड से कहीं से फोन आए। आपकी औकात क्या है वो बिहार की जनता जानती है। आप मछुआरा भाई को जो ठगने का काम कर रहे हैं, मछुआरा भाई कभी आपको माफ नहीं करने जाते। सियासत में शह मात कोई नई बात नहीं है। जनता की नजरों में खुद के वजूद को बनाए रखना है। ऐसे में कोई वार करे तो फिर मजबूती से पलटवार करना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। चलिए अब ये जान लेते हैं कि रिचार्ज कूपन की बात आखिर कही क्यों जा रही है। विधानसभा चुनाव में सहनी को जीत नहीं मिली। यह आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी को जीत नहीं मिली। मुकेश सहनी एनडीए कोटे से एमएलसी बने हैं, यानी कि उनको एमएलसी बनाया गया एनडीए कोटे से, और सहनी का कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक ही है और इसी पर तंज तेजस्वी यादव ने कसा था। मंत्री होने के नाते 6 महीने में सदस्य बनना जरूरी है और छोटे टर्म के लिए एमएलसी बनाने पर विपक्ष के नेता लगातार तंज कस रहे हैं और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने रिचार्ज कूपन की बात कही थी। अगर हम बात करें रिचार्ज कूपन के पीछे सियासत की, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ थे। आपको याद होगा मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हर मंच पर नजर आते थे। सहनी तेजस्वी से नाराज होकर एनडीए के साथ आ गए थे और यह हुआ था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। चुनाव परिणाम के बाद सहनी निर्णायक भूमिका में दिख गए क्योंकि उनके पास 4 विधायक थे। चुनाव परिणाम के बाद से फिर एनडीए की सरकार बनी और इसमें मुकेश सहनी को एक ओहदा दिया गया। सरकार नहीं बना पाने की बात आरजेडी अब पचा नहीं पा रहा है। सहनी का बढ़ता सियासी कद भी आरजेडी को रास नहीं आ रहा है। ऐसे में आरजेडी नेता सहनी पर बार बार तंज कसते हैं और बार बार उकसाने की कोशिश करते हैं। प्रलोभन देकर सहनी को अपने साथ लाने की कोशिश भी की गई और लगातार यह आरजेडी चाहती है। सहनी एनडीए के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लगातार यह दावा करते हैं कि वो एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इसलिए सहनी के बहाने आरजेडी नेता अपनी टीस लगातार जताते रहते हैं। तो ये रिचार्ज कूपन के पीछे सियासत हम आपको बता रहे थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में अब प्राइमरी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। कल बिहार विधानसभा में शिक्षा विभाग का बजट पेश किया गया। शिक्षा मंत्री ने 38,035 करोड़ के बजट में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की और कहा कि प्राइमरी स्कूलों में अब क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। सरकार के इस फैसले का सत्ता पक्ष के विधायकों ने स्वागत किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो क्षेत्रीय भाषा होगा, क्योंकि ये सामान्य समझदारी की बात है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में चीजों को, विचारों को ज्यादा सहजता से सीखते हैं और समझते हैं। इसलिए ये सरकार ने फैसला लिया है। मिथिला में प्राथमिक विद्यालय में जो है मैथिली में पढ़ाई होगी। इससे हमारा मिथिलाक्षर भी जीवित होगा
और रोजगार के साधन में मुहैया होंगे। और ये बड़ा दिन आज मिथिला के लिए है कि उन्होंने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो है मैथिली में पढ़ाई होगी। ये आज बड़ा दिन है, उसके लिए हम लोग अपनी सरकार के प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार के इस फैसले से फायदा क्या होगा। स्थानीय भाषा में पढ़ाई छात्रों के लिए आसान हो जाएगी, यानी कि पढ़ाई जो होगी वो स्थानीय भाषा में आसान होगी। प्राइमरी के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो इस भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। इस भाषा में पढ़ाने में उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल में घर जैसा माहौल मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा को भी इससे काफी बढ़ावा मिलेगा। तो ये तमाम फायदे होंगे अगर क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई होती है तो। अगली खबर का रुख करते हैं। पंचायती राज विभाग ने वैसे ठेकेदारों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया है जो किसी तरह का काम कराने के लिए सड़कों की खुदाई करते हैं लेकिन फिर उसकी मरम्मत नहीं कराते। मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जिस पंचायत या जिस वार्ड में यह मामला पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाएगा। सड़क का तोड़कर उसमें पाइप बिछाया गया और उसको रिस्टोर नहीं किया गया, क्योंकि हम कुछ गांव में स्वयं गए थे तो उसका 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिनों में यदि उस सड़क पर रिस्टोर नहीं किया गया तो जिस भी एजेंसी के द्वारा काम किया गया हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया हो, मुखिया के द्वारा किया गया हो या वार्ड सदस्य के द्वारा किया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी होगी कि वो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं होंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, क्यों सरकार को इतना सख्त होना पड़ा कि मंत्री ने सख्त निर्णय इस तरीके के ले लिए। दरअसल कई जगहों पर सड़कों को तोड़ दिया जाता है, पाइप लगाया जाता है और पाइप लगाने के बाद गड्ढे को यूं ही छोड़ दिया जाता है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और इसके साथ ही सड़क को भरकर पहले की तरह नहीं किया जाता है, गड्ढे खुले रहते हैं और कई बार इससे दुर्घटना भी होती है। मंत्री इलाके में पहुंचे तो उन्होंने इस अनियमितता को देखा और ठेकेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी को सही करने के निर्देश भी दिए और उसके बाद यह सख्ती भरा फैसला उन्होंने सुनाया। ठेकेदार कंपनियों को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। 15 दिन में सही नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई है। जिस पंचायत या वार्ड का मामला है उन पर भी कार्रवाई होगी। पंचायत और वार्ड का चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया जाएगा, यानी कि जो उस इलाके के मुखिया, सरपंच या वार्ड पार्षद होंगे उनको चुनाव लड़ने पर बैन किया जाएगा। और उधर पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम को ईवीएम मूवमेंट प्लान भेज दिया है, जिसके मुताबिक बिहार में पंचायत चुनाव 10 चरणों में हो सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को तैयारियां पूरी रखने की बात कही है। पंचायत चुनाव कब और कैसे होंगे इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश नारायण। बिहार राज्य पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी डीएम को ईवीएम मूवमेंट प्लान भेजा है और अगर ईवीएम मूवमेंट प्लान को अगर देखें तो ये माना जा रहा है कि सारे पंचायत चुनाव 10 चरणों में होंगे। यहाँ 10 चरणों में पूरे बिहार में चुनाव होगा और अगर बात करें तो ईवीएम मूवमेंट प्लान के अनुसार पहले चरण में मधुबनी, सुपौल, अररिया, दरभंगा, जबकि दूसरे चरण में मधेपुरा, किशनगंज, सीतामढ़ी और ऐसे पटना में 8वें चरण में चुनाव हो सकता है। आयोग ने जो सभी डीएम को पत्र जारी किया है, जो प्लान दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने पूछा है कि ये जो ईवीएम मशीनें हैं वो कहाँ रखी जाएंगी, मतगणना जो होगा वो कहाँ होगा, सारी तमाम चीज़ों को तय करें और तय करके निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को भेजें। चुनाव आयोग ने इस पंचायत चुनाव में जो तैयारियां की है उसके मुताबिक 25,000 ईवीएम मशीनें जो हैं वो लगाई जाएंगी और उसके बाद सबसे खास बात है कि पंचायत चुनावों में जिस दिन मतगणना होगी उसके अगले दिन ही यहाँ पे जो मतदान जिस दिन होगा उसके अगले दिन ही जो है मतगणना करके इसके नतीजे जो हैं वो जारी किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये भी तय किया है
कि एक प्रमंडल में, एक ज़िले में एक ही दिन चुनाव होगा ताकि आसानी से चुनाव कराया जा सके। हालांकि आने वाले दिनों में पूरी जो चुनाव की जो घोषणा है वो चुनाव आयोग करेगी, लेकिन जो ईवीएम मूवमेंट प्लान दिया है उसके मुताबिक 10 चरणों में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर आरा से है, जहां के वलीगंज धरहरा चौकी के नजदीक रात को करीब 2 बजे 2 बहनों को अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। दोनों बहनें अपने मामा के साथ बाइक से रिसेप्शन पार्टी से लौट रही थी। बताया यह जा रहा है कि शमा परवीन और उसकी मौसेरी बहन अलीशा नाज अपने मामा मोहम्मद चांद के साथ रिसेप्शन पार्टी में शरीक होकर घर लौट रही थी। तभी वलीगंज धरहरा चौकी के पास नशे में धुत 3 हथियारबंद बदमाश सामने आ गए और गाड़ी रोकने की कोशिश की। मोहम्मद चांद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद अपराधियों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में दोनों बहनों को गोली लगी है। आरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बहनों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। धरहरा से आ रहा था घूम करके, तो फिर वहाँ से आया तो फिर एक आदमी बोला अरे रे पिए हुआ था। उसको पीने के बाद हमने देखा, पलट के देखा कि तो उसमें देखा कि हमने डर गए थे। डरने की वजह से हम बोला कि नहीं भागना तो पड़ेगा। जैसे गाड़ी स्पीड किए वैसे फायरिंग करना। कितने लोग थे? लगभग 2-3 आदमी थे। शादी में गोली नहीं लगा है? शादी में नहीं चला है? नहीं, रास्ते में? कहाँ पे घटा ये? कहाँ शादी से कहाँ जा रही थी? शादी से हम आते रहे। कहाँ पे गोली लगा है? धरहरा के पास। धरहरा के पास पैदल थी? ना, गाड़ी से। क्या चीज़ से थी आप लोग? गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। ये लोग कहाँ पे थी ये दोनों? हम लोग पीछे अब बैठे हुए थे। और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अब तक विपक्ष के लोग ही सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब सत्ताधारी दल के विधायक भी अपराध के ग्राफ में इजाफे की बात मान रहे हैं। सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश ठाकुर का मानना है कि उनके जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त करने की मांग की है। हमारे सीतामढ़ी में इन दिनों बढ़ गई है, उसके नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। जो अपराधी हैं उनको शिनाख्त करके पकड़े जा रहे हैं, परंतु और भी चुस्त दुरुस्त प्रशासनिक व्यवस्था हो, इसकी हमें कल्पना है। उसके लिए हम सत्ता में रहते हुए भी सदन में सरकार से आग्रह करते हैं और सुझाव देते हैं कि चुस्त दुरुस्त प्रशासन व्यवस्था कैसे हो सकता है। गांव गंवई अंदाज में ग्रामीण समाज की पीड़ा को राष्ट्रीय कैनवास पर उकेरने वाले अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरा देश उनकी जन्म शताब्दी मना रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जन्म शताब्दी पर रेणु के गृह जिले अररिया के लोग उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं। अररिया के थाना चौक का ये वही स्थल है जहां 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ फणीश्वर नाथ रेणु ने पद्मश्री सम्मान लौटाया था। तत्कालीन एसडीओ राम सेवक शर्मा ने रेणु जी के बार बार अनुरोध किया कि वो पद्मश्री नहीं लौटाएं, लेकिन इरादे के पक्के रेणु जी ने पद्मश्री को पाप श्री कहकर एक झटके में सम्मान लौटा दिया था। इमरजेंसी में फारबिसगंज से गिरफ्तारी के बाद रेणु जी को कुछ घंटों के लिए इसी जगह पर रखा गया था। चांदनी चौक की तरफ से आ रहा था तो मैंने देखा उस स्थल पर काफी भीड़ लगी हुई है और तत्कालीन एसडीओ थे यहाँ राम तबक्या शर्मा, वो उनसे आग्रह कर रहे थे कि आदरणीय रेणु जी आप ये उपाधि को वापस नहीं करें। लेकिन जब देखा मैंने कि ये आदमी सिद्धांत का पक्का, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल, कि करप्शन के खिलाफ उन्होंने जो साहित्य की रचना की थी उसके पालन में अनुपालन में उन्होंने इमरजेंसी के समय में वो पद्मश्री की उपाधि को त्याग दिया। इमरजेंसी से पहले के जमाने को याद करते हुए सूदन सहाय बताते हैं कि उस जमाने में यहाँ टी स्टॉल हुआ करता था जो आज रेणु कुंज के नाम से जाना जाता है।
इस चाय की दुकान पर रेणु जी अपने मित्रों के साथ घंटों बैठते थे और देश समाज की समस्याओं पर बहस करते थे। रेणु की रचनाओं में सामाजिक असमानता, अशिक्षा, बीमारी, भाई भतीजावाद वाली राजनीति और भ्रष्टाचार पर चर्चा होती थी, जो आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक है। अररिया में एक बहुत फेमस टी स्टॉल था जिसे लपचू के नाम से जाना जाता था। वहाँ उनसे अक्सर भेंट होती थी। हालांकि मैं कांग्रेस के सिद्धांत को मानने वाला आदमी हूँ, उस समय युवा था। उनसे घंटों उनके साथ रामानंद तिवारी, रॉबिन साहब पुष्प जैसे अनेक नेता जो जेपी एजिटेशन में भाग ले रहे थे, उनसे आदर्श और प्रिंसिपल पर बहस हुआ करता था। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद्र के बाद सबसे बड़े साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु ही हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना गोदान के बाद रेणु का मैला आंचल इस श्रेष्ठता का प्रमाण है। साहित्यकार और पत्रकार परवेज आलम कहते हैं कि सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम रेणु की धरती से हैं। हमें अपने समाज और देश को समझने के लिए रेणु के साहित्य को पढ़ना होगा और इस पर मंथन करना होगा। और उनको ख्याति जो मिली, तो जब उनकी कहानी तीसरी कसम ये मारे गए गुलफाम है, उस पर जो फिल्म बनी तीसरी कसम, तो लोग कहते हैं उससे ज़्यादा उनको ख्याति मिली। लेकिन वो हमेशा से एक बहुत ही बड़े कहानीकार थे। तो लोगों को ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि हम रेणु की धरती से हैं, इससे काम नहीं चलेगा। रेणु के साहित्य को पढ़ना चाहिए। हर एक जिनको भी साहित्य से रुचि है उनको रेणु साहित्य पढ़ना चाहिए। रेणु की कथाएं, कहानियां, उपन्यास पढ़नी चाहिए। अररिया में महान कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की स्मृतियां महज रेणु कुंज की इस प्रतिमा तक सीमित होकर रह गई हैं। सरकार और प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अररिया में प्रवेश करते ही लोगों को लगे कि वो रेणु के गृह जिले में आए हैं। जिले के लोगों ने जिला मुख्यालय में रेणु साहित्य भवन और एक बड़ा प्रवेश द्वार बनाने की मांग की है। उनके गांव में तो वो स्मृति भवन करके किया गया है, लेकिन जिला मुख्यालय में लोग एंटर करें तो लगे कि वो रेणु की धरती में एंटर कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम बात है। इस पे सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जिला मुख्यालय में कोई ऐसे स्थल, कोई स्मारक, कुछ ऐसी चीज बने। मारे गए गुलफाम, मैला आंचल, परती परिकथा, संवदिया, पंचलाइट, ठेस जैसी दर्जनों रचनाएं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी 60 दशक पहले थी, क्योंकि आज भी ग्रामीण समाज में गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और अंधविश्वास की समस्या मुंह बाए खड़ी है। न सिर्फ इस समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने, बल्कि इसे समाप्त करने के लिए सार्थक पहल करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की भी है कि जिला मुख्यालय में रेणु जी की स्मृति में कोई स्मारक बने जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करता रहे। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया।